अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ लोग कार खरीदने के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। नकली नहीं, इल्लीगल नहीं, लेकिन ऐसे ट्रिक्स जिनके बारे में शोरूम में कोई खुलकर बात भी नहीं करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे बाइंग ट्रैप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें लाखों लोग हर साल फंसते हैं और शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैचबैक स्टोरीज। कार खरीदना सिर्फ शोरूम जाकर मॉडल चुनना नहीं होता है। असली खेल शुरू होता है आपके बुकिंग अमाउंट देने के बाद। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार स्कैम्स और ऐसे बाइंग ट्रैप्स के बारे में जिन्हें अक्सर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे कॉमन ट्रैप, सर आपको ये एक्सेसरी पैकेज लेना ही पड़ेगा, जिसमें आपको सीट कवर, फ्लोर मैट, क्रोम किट, डोर वाइजर्स, बॉडी कवर और कई बार 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का बिल आपके हाथ में थमा दिया जाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जो भी पैकेज आपको शोरूम में ऑफर किया जा रहा है, सेम एक्सेसरी आप आफ्टर मार्केट में अगर जाओगे तो आप आधे से कम कीमत में उस चीज़ को खरीद सकते हो। और बाहर से एक्सेसरी लेने का एक एडवांटेज आपको मिलता है कि वहाँ आप अपने बजट के अनुसार एक्सेसरी चुन सकते हो। शोरूम में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जो वहाँ पर कंपनी के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है सेम चीज़ वो आपको चिपका देंगे। लेकिन बाहर आप जाओगे तो आप कम बजट या फिर एवरेज या बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए भी जा सकते हो। अगर मैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की सिर्फ बात कर लूँ तो 7-8 हज़ार रुपये से लेकर 25-30 हज़ार रुपये तक के इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। कार की इंश्योरेंस प्रीमियम शोरूम और बाहर में कई बार काफ़ी डिफरेंट होती है और मैक्सिमम लोग इसको कभी कंपेयर भी नहीं करते हैं और बिना कंपेयर किए जो कोटेशन उनको दिया जाता है वो वही कोटेशन के साथ इंश्योरेंस बाई कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आप एक्स्ट्रा पैसा कई बार दे देते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कंपेरिजन करने के बाद शोरूम और आफ्टर मार्केट में आपको लगभग 1 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलता है तो आप हमेशा शोरूम से ही इंश्योरेंस बाई करना, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जब भी आप अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाओगे तो अगर आपने शोरूम से अपना इंश्योरेंस लिया है तो क्लेम आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करना रहता है। आप अपनी गाड़ी जाके शोरूम में खड़ी कर दो और बाकी का काम शोरूम वाले देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर से इंश्योरेंस लिया है तो पूरा दौड़ भाग आप ही को करना है, सारे पेपर्स वगैरह आपको अरेंज करना है और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता है और मैक्सिमम टाइम आपके क्लेम्स रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी क्लेम करती है 20 के MPL, 22 के MPL, 25 के MPL और कई बार कई शोरूम वाले आपको 30 या 35 के MPL की कार बना के भी आपको कार बेच देते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है। वो मारुति के शोरूम में मारुति फ्रोंक्स देखने के लिए गया था और वहाँ सेल्स पर्सन ने उसे बताया कि सर आप फ्रोंक्स लेके जाओ, ये 30 से 35 के MPL की एवरेज आपको निकाल के देने वाली है। लेकिन रियल लाइफ में माइलेज बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, फ्यूल की क्वालिटी आप कैसे यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा आप कहाँ ड्राइव कर रहे हो, सिटी या हाईवे पे। और क्लेम्ड माइलेज और रियल वर्ल्ड माइलेज में डिफरेंस आना काफ़ी ज़्यादा कॉमन बात है। और अगर आपने क्लेम्ड माइलेज फिगर जान के अपनी कार को ख़रीदा है तो आप बहुत बड़े स्कैम में फंस चुके हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कार उतनी माइलेज आपको निकाल के दे पाएगी। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ने कहा 20 के MPL का माइलेज, लेकिन हाईवे पे आप अपनी कार को चला रहे हो तो वो 24 या 25 की माइलेज भी निकाल के आपको दे सकती है। तो डिफरेंस होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन बात है और बहुत सारे लोग इससे फ्रस्ट्रेट होकर शोरूम या फिर उसके सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं अपने कंप्लेंट्स लेकर। लेकिन उनको जानना चाहिए कि ये एक टेस्टिंग वाली फिगर होती है जो ARAI ने टेस्ट किया हुआ रहता है एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर। तो आप अपनी रिसर्च पहले अच्छे से करो और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में सोचो और उसके बाद कोई कार का बाइंग डिसीजन बनाओ। कई लोग टॉप मॉडल वेरिएंट लेने के प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन रियलिटी वाली बात यह है कि मैक्सिमम लोग उनमें से आधे से ज़्यादा फीचर का यूज़ ही नहीं कभी करते हैं। तो कई बार अगर आपका बजट टाइट है तो मिड वेरिएंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई भी कार लेने के लिए जाओगे तो सबसे पहले सेल्समैन आपको टॉप मॉडल की कार दिखाएगा। तो वो अक्सर ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि टॉप वेरिएंट में उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देकर लाखों का वहाँ पर एडिशन प्राइसेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका बजट टाइट है तो मिड वेरिएंट के लिए जाओ, टॉप मॉडल लेने का प्रेशर आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। सर ये लास्ट यूनिट है, कल प्राइस बढ़ जाएगा, बुकिंग अभी करनी ही पड़ेगी। कभी कभी अर्जेंसी क्रिएट कर कर बायर को जल्दी कार बाय करने का प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन आपको कभी भी ऐसे प्रेशर में नहीं फंसना चाहिए। और कई मैन्युफैक्चरर्स आपके साथ ऐसा भी करेंगे
कि सर इस कार का वेटिंग पीरियड 1 साल का चल रहा है या 8 महीने का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है, लेकिन हमारे पास एक कार खड़ी है और उसमें 2 लाख के एक्सेसरीज लगे हुए हैं। तो अगर आप वो कार लेना चाहते हो तो आपको साथ ही साथ 2 लाख के एक्सेसरीज भी लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको ऐसे बाइंग ट्रैप्स में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वेटिंग पीरियड अक्सर एक स्कैम होता है। बायर्स के माइंड में ये एक अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है और उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर कोई शोरूम वाला आपको ऐसी कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है तो आप उस शोरूम से कार मत लो, किसी और शोरूम चले जाओ या किसी और कंपनी की कार प्रीफर करो, अगर आपके ऑप्शन में वो कार आ रही है तो। आजकल देखा जा रहा है लोग अक्सर कार की प्राइसेस नहीं देख रहे हैं, वो ईएमआई चेक कर रहे हैं कि अगर वो थार लेने के लिए जा रहे हैं तो क्या उनकी ईएमआई 30,000 के अंदर आ रही है, या फिर कोई और कार लेने के लिए जा रहे हैं तो उसकी ईएमआई कितनी आ रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा स्कैम है। आपको समझना चाहिए, जितनी कम ईएमआई आप भरोगे उतना ज़्यादा टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो आप खुद से इस चीज़ को कैलकुलेट करना, या स्क्रीन में मैं यहाँ पर कैलकुलेशन लगा दूंगा कि अगर आपने 20 लाख रुपए का कार खरीदने का प्लान किया है और आपकी ईएमआई आपने 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए बंधवाई है, तो कितना ज़्यादा वहाँ पर आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। हो सकता है 7 साल या 5 साल में आपको ईएमआई बहुत ज़्यादा कम लगे, लेकिन ये चीज़ करना बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो सकता है और आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ सकता है। तो कभी भी आप अपने बजट से बाहर निकल के कोई भी परचेज नहीं करो। मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको परचेज करना है तो उसका बजट पहले बनाओ। अगर आप उस चीज़ को 2 या 3 साल में पे कर सकते हो, पूरा पे ऑफ कर सकते हो, तो ही उस चीज़ को बाई करो। कार खरीदना आसान है, लेकिन उसे चलाना और उसे मेंटेन करना एक हाथी को पालने के बराबर है। तो हमेशा आपको कॉस्ट एनालिसिस करना चाहिए कि अगर आप वो कार खरीद रहे हो तो वो कार अपने साथ और क्या क्या खर्चे लेकर आने वाली है। जैसे कुछ खर्चे मैं आपको बता देता हूँ: फ्यूल, इंश्योरेंस, टायर्स, सर्विस और उसकी डिप्रिशिएशन कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ों को जब आप एडअप करोगे तो ही एक ओनरशिप कॉस्ट निकल के आती है। और बहुत सारे लोग इस चीज को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। काफी लोग एक्स शोरूम प्राइस देखकर अपनी बाइंग डिसीजन बना लेते हैं, और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से ओनरशिप कॉस्ट को निकाल सकते हो। तो आप वो जाके मेरे चैनल पे जरूर चेकआउट करना और आपको उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से कोई बिगेस्ट स्कैम कोई कंपनी नहीं करती है। बिगेस्ट स्कैम आपके साथ तब होता है जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन ही नहीं हो। जब भी कोई बायर अपना रिसर्च करता है तो हमेशा वो एक्स्ट्रा खर्चे करता है और बाद में हमेशा उसको रिग्रेट ही होता है। कार खरीदने से पहले शोरूम की बात कभी मत मानो। पहले रिसर्च करो, कंपेयर भी करो, क्वेश्चंस भी पूछो, और कभी भी प्रेशर में कोई डिसीजन मत लो। अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा बाइंग ट्रैप या सबसे बड़ा कार मार्केट में स्कैम क्या होता है।